Let's start with illustration 27. इलस्ट्रेशन 27 से अब टिपिकल इलस्ट्रेशंस स्टार्ट हो जाते हैं. जनरली एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो 20 मार्क्स में आएंगे, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए होंगे, आपको सैलरी इनकम कंप्यूट करनी होगी. क्वेश्चन पढ़ते हैं. मिस्टर एक्स हु इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी गेट 6,000 पर मंथ एज बेसिक सैलरी. 6,000 पर मंथ सैलरी है, तो ये सॉल्यूशन, ये फॉर्मेट ही बनाना है. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021. अब फर्स्ट बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी कितनी गिवन है? 6,000 पर मंथ. तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 72,000. सेकेंड, he has been provided with an unfurnished house by his employer for which the employer pays a rent of 2,000. मिस्टर एक्स को एक अनफर्निश्ड हाउस दिया एम्प्लॉयर ने, जिसका एम्प्लॉयर ने रेंट चुकाया 2,000 रुपए पर मंथ, but recovers only 1,250 per month from Mr. X. देखो, अनफर्निश्ड हाउस है जो कि एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है खुद. तो रूल क्या है? अगर घर एम्प्लॉयर का खुद का नहीं होता है तो रूल होता है 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट चार्जेस विच एवर इज लेस. इन दोनों में से जो भी कम होता है वो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, उसमें से जितना रिकवर कर लिया जाता है, रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, वो लेस कर देते हैं. तो आ जाती है एक्चुअल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस. लेकिन यहाँ पे सैलरी का मीनिंग होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए विथ कंडीशन प्लस बोनस प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस प्लस पेंशन, ग्रेचुटी, इन सब का जो टैक्सेबल अमाउंट आता है वो सब. तो बेसिकली हमको इसका वैल्यूएशन करने के लिए पहले ये सब का वैल्यूएशन करना होगा. तो आरएफए का कैलकुलेशन हम सबसे लास्ट में करेंगे, जब सारे अलाउंस, पेंशन और इन सब का एडजस्टमेंट कर चुके होंगे, कैलकुलेशन कर चुके होंगे, उसके बाद हम आरएफए वाला पॉइंट लेंगे. तो एग्जाम में भी आप यही प्रोसीजर रखना. सबसे पहले बेसिक सैलरी, उसके बाद क्वेश्चन में अगर डीए का अमाउंट गिवन है तो डीए लिखेंगे. तो डीए क्वेश्चन में देखो पॉइंट नंबर 1, डियरनेस अलाउंस 1,200 पर मंथ. 1,200 पर मंथ, तो 1,200 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 14,400 हो गया डीए. नेक्स्ट 3 मंथ्स एडवांस सैलरी इंक्लूडिंग डीए. 3 महीने की एडवांस सैलरी जो कि एक्स को मिली ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर. अब सैलरी देखो, सैलरी टैक्सेबल होती है रिसिप्ट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर. इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले हो जाता है तभी सैलरी टैक्सेबल होती है. तो एडवांस सैलरी है, एडवांस मतलब आपको पहले रिसीव पहले हो चुकी है, जबकि ये नेक्स्ट ईयर में ड्यू होती, नेक्स्ट ईयर में आपको मिलती, लेकिन आपने उसको एडवांस में ले लिया, आपको रिसिप्ट पहले हो चुका, तो अब ये इसी प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी. एडवांस सैलरी के लिए आगे क्या लिखा है? कितने महीने की है? 3 मंथ्स की है, और सैलरी बेसिक प्लस डीए दोनों. तो यहाँ पे एडवांस सैलरी कितनी? 6,000 प्लस 1,200 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 मंथ की एडवांस सैलरी मिली है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है? 21,600. पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बोनस. बोनस के आगे देखो 8,000 के आगे पर एनम लिखा है. पर एनम मतलब पूरे साल का. तो बोनस इज इक्वल टू 8,000. ये सब छोटी छोटी चीजें, इनको बहुत ध्यान से देखना, कहीं आप 8,000 को भी फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन में इंटरटेनमेंट अलाउंस. इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है? इंटरटेनमेंट अलाउंस
इंटरटेनमेंट अलाउंस है 7,500 पर एनम, ये भी पूरे साल का है। इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन भी मिलती है, तो क्या इस मिस्टर एक्स को इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलेगी? देखो, इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, तो मिस्टर एक्स इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसलिए मिस्टर एक्स को इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। पॉइंट नेक्स्ट, इंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद है पेंशन फ्रॉम फॉर्मल एम्प्लॉयर। पेंशन फ्रॉम फॉर्मल एम्प्लॉयर, तो पेंशन अमाउंट कितना गिवन है? अब पेंशन का रूल क्या है? पेंशन मंथली होती है तो हमेशा टैक्सेबल होती है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो। तो यहाँ पे ये जो 600 पर मंथ मिल रहे हैं टैक्सेबल हो जाएंगे, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 12, 7,200। नेक्स्ट, अ स्वीपर हैज बीन प्रोवाइडेड टू हिम। स्वीपर से क्या कुछ याद आया? स्वीपर फैसिलिटी किसको मिलती है? स्वीपर फैसिलिटी टैक्सेबल किसके लिए होती है? स्वीपर फैसिलिटी इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में क्या क्या आता है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में आता है, सॉरी पहले स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में कौन कौन आता है? तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में डायरेक्टर, सेकेंड ऐसे एम्प्लॉयज जिसके पास वोटिंग राइट हो मोर देन 20% एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के 20% से ज्यादा हो। और थर्ड पॉइंट, अगर ये दोनों भी नहीं है लेकिन उसकी सैलरी 50,000 पर एनम से ज्यादा है, देन वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कहलाएगा। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पता करना है कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं। तो इसकी बेसिक सैलरी 72,000 है, डीए 14,400 है, एडवांस सैलरी है, बोनस है, तो इसका जो लिमिट है वो 50,000 क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब मिस्टर एक्स इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए स्वीपर फैसिलिटी टैक्सेबल करनी है। हम फैसिलिटी की अमाउंट बाद में लिखेंगे, पहले सारे अलाउंसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्वीपर फैसिलिटी से पहले एक बार अलाउंस, ये कार फैसिलिटी भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होती है, तो ये पॉइंट भी बाद में लेते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये रहा अलाउंस का पॉइंट। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रूल क्या है? सबसे पहले तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में याद करो कि ये कौन सा वाला अलाउंस की कैटेगरी में आएगा? पार्टली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल और फुली एग्जेम्प्ट, कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आता है पार्टली टैक्सेबल में। पार्टली टैक्सेबल का रूल क्या है? जितना अमाउंट रिसीव हुआ है 200 फॉर 2 चिल्ड्रन एंड पर मंथ है, तो ये अब इसमें से लेस गवर्नमेंट, ये लिमिट कितनी है इनकम टैक्स की चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की? 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो सिर्फ ये इतना एग्जेम्प्ट होगा, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी आई? 2400। ये आ गई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की टैक्सेबल अमाउंट। इसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंस मिला है मिस्टर एक्स को, तो अंडरग्राउंड अलाउंस की लिमिट क्या है? अंडरग्राउंड अलाउंस भी पार्टली टैक्सेबल कैटेगरी में आता है। तो अंडरग्राउंड अलाउंस लिमिट कितनी है? लिमिट इज 800 पर मंथ तक एग्जेम्प्ट हो सकता है, और मिस्टर एक्स को मिला है 1000, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 800 तक, मल्टीप्लाई बाय 12। तो अंडरग्राउंड अलाउंस भी 2400 टैक्सेबल। अब नेक्स्ट पॉइंट, he was given a wristwatch as gift by his employer on occasion of Republic Day celebration whose value is 4,500। गिफ्ट मिला है, देखो गिफ्ट का रूल क्या था? काइंड में मिले और कैश में। कैश में मिलता है तब तो फुली टैक्सेबल करना होता है, और अगर गिफ्ट मिलता है इन काइंड में तो अप टू 5,000 का अगर वैल्यू का गिफ्ट है तो एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पे रिस्ट वॉच
एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये आपको वर्किंग नोट में मेंशन करना है कि गिफ्ट अप टू 5000 रुपीज का है, इसलिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन से पहले दो फैसिलिटी के पॉइंट। स्वीपर फैसिलिटी, स्वीपर फैसिलिटी कितनी है? स्वीपर फैसिलिटी की अमाउंट है 125 पर मंथ। तो स्वीपर फैसिलिटी 125 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आया 1500। इसके बाद कार फैसिलिटी। कार फैसिलिटी के लिए पॉइंट पढ़ते हैं, he is also provided with a facility of a motor car with a driver of 1.6 cc। मोटर कार मिली है जो कि एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करी है, एम्प्लॉयर ने कार प्रोवाइड करी है, और कार इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल पर्पस। तो कार की कैपेसिटी देखी जाएगी, और कार की कैपेसिटी है 1.6 सीसी। तो एक्सपेंसेस देखे जाएंगे। यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। तो लिमिट आएगी ज्यादा वाली कितनी थी? 1800 एंड 2400, तो 1.6 सीसी है तो लिमिट है 1800। और ड्राइवर फैसिलिटी भी मिली है तो लिमिट हो गई 1800 प्लस 900, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो कार फैसिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। स्वीपर फैसिलिटी के बाद लिखते हैं यहाँ कार फैसिलिटी। तो कार फैसिलिटी की वैल्यू कैसे आई, समझ आया? 1800 प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये वैल्यू आ गई 32,400। देखो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि आपको कहीं डाउट ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 32,400 कार फैसिलिटी की वैल्यू। इसके बाद अब क्वेश्चन में एक लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी की वैल्यू। इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी के लिए क्वेश्चन में गिवन है, अगर किसी के पास बुक नहीं हो तो मैं एक बार क्वेश्चन और दिखा देती हूँ जो लास्ट पॉइंट नहीं देखा हो। देखो पॉइंट नंबर 9, द कंपनी हैज एडवांस्ड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 50,000। कंपनी ने मिस्टर एक्स को 50,000 का एडवांस इंटरेस्ट लोन दिया फॉर परचेज ऑफ एन ओल्ड कार। 1 दिसंबर को दिया, और मिस्टर एक्स ने उनका रेगुलर रिपेमेंट किया 2000 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट में, और एसबीआई की रेट गिवन है 12.05। जब भी आपको रीपेमेंट की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो क्या कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द मंथ। 50,000 का लोन लिया जिसका पेमेंट कर दिया, देखो 31 दिसंबर को पेमेंट किया 2000 का, तो 31 दिसंबर को वैल्यू रह गई 48,000। उसके बाद में 48,000 1 जनवरी को वैल्यू 48 है, 2000 का पेमेंट और कर दिया तो वैल्यू कितनी रह गई 31 जनवरी को 46,000। उसके बाद 29 फेब को 2000 तक का और पेमेंट कर दिया होगा तो वैल्यू रह जाएगी 44,000। देन 31 मार्च को 2000 का और पेमेंट कर दिया तो वैल्यू हो गई 42,000। अब मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस इसका टोटल कर देते हैं तो 48,000 प्लस 46,000 प्लस 44,000 एंड प्लस 42,000। तो इनका टोटल आया, इनको टोटल करना 48,000 प्लस 46,000 प्लस 44,000 प्लस 42,000, 1,80,000। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय एसबीआई की लैंडिंग रेट कितनी है 12.05। 12.05 डिवाइड बाय 100, और इसको यहाँ पे हमेशा 1/12 से मल्टीप्लाई करना है, इसको याद रखना, क्योंकि ये हमने हर महीने के बैलेंस को ऐड कर लिया है ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे 1/12 से मल्टीप्लाई करना है।
तो 1,80,000 इंटू 12.05% एंड डिवाइड बाई 12, तो ये आएगी वैल्यू 1807.5। तो इसको अगर अप्रॉक्स करके लिखे तो 1808 लिख दी जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ टेबल में लिख देते हैं 1808। इस ये कैलकुलेशन क्लियर है? अगर नहीं तो पता है ना आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब इस क्वेश्चन में बचा है एक पॉइंट, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का कैलकुलेशन रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए क्या देखना है, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड विच एवर इज लेस, फिर उसमें से एम्प्लॉय से जितना पैसा ले चुके हैं वो लेस कर दिया जाएगा। तो 15% ऑफ सैलरी, यहाँ पे मैं सैलरी का डायरेक्ट लिख रही हूँ, सैलरी में लिया जाएगा बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी है 72,000। डीए अगर कंडीशन के साथ होता तो लेते, तो डीए यहाँ नहीं लेंगे। उसके बाद बोनस लिया जाएगा, तो बोनस है 8,000। बोनस के बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस 7,500। पेंशन फ्रॉम फॉर्मल एम्प्लॉयर 7,200। इसके बाद 2,400 का एजुकेशन अलाउंस एंड 2,400 का अंडरग्राउंड अलाउंस। तो 72,000 प्लस 8,000 प्लस 7,500 प्लस 7,200 प्लस 2,400 एंड प्लस 2,400, आपकी सैलरी आई 99,500। अब इस 99,500 का 15% निकालो, तो इसका 15% आएगा 14925। इसको कंपेयर किससे करना है, एक्चुअल रेंट पेड। एक्चुअल रेंट पेड है 2,000 पर मंथ, तो ये कितना आया 24,000। इन दोनों में से जो वैल्यू कम होती है वो होती है, तो वैल्यू क्या होगी 14925 वैल्यू आ रही है। और एम्प्लॉय से कितना चार्ज किया गया, तो अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय कितना है 1250 पर मंथ। 1250 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 1250 इंटू 12, ओहो 15,000। ऑलरेडी ज्यादा पैसे ले चुके हैं एम्प्लॉय से, तो क्या आप कोई वैल्यू ऑफ फैसिलिटी है, तो यहां लिखेंगे वैल्यू ऑफ आरएफए, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन निल। हम पहले ही ज्यादा ले चुके हैं, तो अब क्या और टैक्सेबल करेंगे। यहां तक समझ में आया सबको, ये आ गई ग्रॉस सैलरी। तो क्या इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, जो कह रहे हैं हो गया, वो गलत कह रहे हैं। अब ग्रॉस सैलरी आने के बाद अगर क्वेश्चन में कोई और भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती है तो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन तो लेस की ही जाएगी। इस क्वेश्चन में तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ और भी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स की इंफॉर्मेशन भी गिवन है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट कितनी मिलती है, 50,000 और ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कितना है, तो ग्रॉस सैलरी है इन सबका जो भी अभी लिखा है यहाँ पे अमाउंट कॉलम में, इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,71,208। अब 50,000 और 1,71,208 में से ऑब्वियस है 50,000 कम है, तो यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन आई 50,000 whichever is less। इसके साथ साथ क्वेश्चन की लास्ट लाइन में है कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे किया है। एम्प्लॉयमेंट टैक्स का रूल है, एम्प्लॉय जितना एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे करता है उसको उसी अमाउंट की डिडक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे 1,200 रुपए का एम्प्लॉयमेंट टैक्स पे हुआ है, तो ये आप गई आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। 1,71,208 में से लेस कर दो 51,200, तो ये आ गई 1,20,008। ये सैलरी आ गई। देखो इसके साथ साथ आपको पूरा वर्किंग नोट में हर एक पॉइंट को, ये जो यहाँ हमने रफली कैलकुलेट किया है ना, इसको अच्छे से प्रॉपर्ली वर्किंग नोट में, हर एक पॉइंट को लिखना है। 1,20,008 में से 50,000 लेस कर दो 51,200, तो ये आ गई 1,20,008। ये सैलरी आ गई। देखो इसके साथ साथ आपको पूरा वर्किंग नोट में हर एक पॉइंट को, ये जो यहाँ हमने रफली कैलकुलेट किया है ना, इसको अच्छे से प्रॉपर्ली वर्किंग नोट में
लिखना है और इस वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं। तो आपको इन सबके रूल्स जो भी हैं लर्न, अगर आपको जो टेक्स्ट की लैंग्वेज है उसमें याद रहते हैं तो आप उस लैंग्वेज में लिखना, वरना आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। मेन बात तो सिर्फ ये है कि आपको ये रूल्स याद होने चाहिए कि कौन से पॉइंट में किसकी कितनी डिडक्शन मिलती है, कब क्या टैक्सेबल होता है, HRA का रूल क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन का रूल क्या है। तो इन सबको आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से प्रेजेंट करना।